की खिदमत है कहानी कातिल सायरा का चौथा हिस्सा। उस रात बर्फ़बारी मुसलसल हो रही थी। घर में आयला की लाश पड़ी हुई थी और रोड पर फयाज़ की लाश जिस पर बर्फ़ गिर रही थी और लोग जमा हो रहे थे। वो भूत जिन जंगाल आज़ाद हो गया था और वो दो बदरूहें भी और चंद्र की रूह लापता थी और वो दो मासूम बच्चियाँ अपने भयानक मुस्तकबिल से बेखबर अपने आमिर अंकल के घर मीठी मीठी नींद सो रही थीं। 22 साल बाद पूरी यूनिवर्सिटी में चमकीली सुनहरी धूप फैली हुई थी। सर्दियों का मौसम था, इसलिए ये धूप बहुत ही बली महसूस हो रही थी। पूरी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की चहल पहल लगी हुई थी। कुछ स्टूडेंट लॉन में बैठे हुए धूप से महफूज हो रहे थे, कुछ स्टूडेंट स्टडी में मसरूफ़ थे। एग्ज़ाम जो सर पर था, वो दोनों बेफिक्री से कैंटीन से वापस डिपार्टमेंट में आ रही थीं। दोनों के हाथों में चिप्स का पैकेट था जिसे वो बड़े इन्हमाक से नोश फरमा रही थी। यार, वैसे मैं एक बात की वजह से बहुत परेशान हूँ, अनीका ने कहा। वाह वाह, कोई बात तो हमारी अनीका को परेशान करती है, उसकी दोस्त मनाल मज़े से बोली। यार, तुम ज़रा बिलाल को देखो, मैं जिस कदर उससे बात करने के लिए उसके करीब होने की कोशिश करती हूँ, मगर वो मुझसे इतना ही दूर भागता है। क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? अनीका रूहान सी हो गई थी। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मनाल ने इस बार बड़ी मोहब्बत और तवज्जो से कहा। तुम इस यूनिवर्सिटी की ब्यूटी क्वीन हो। और रही बात बिलाल की, तो मैं जानती हूँ बिलाल भी तुमसे मोहब्बत करता है, मगर वो सिर्फ ज़ाहिर नहीं करता, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उस क्लास के लड़के आम तौर पर ऐसे ही होते हैं। लेकिन तुम दिल बर्दाश्त ना हो, बस उसे वक़्त दो, सब ठीक हो जाएगा, मनाल ने उसे समझाया। तुम ठीक कह रही हो मनाल, मुझे बिलाल को वक्त देना चाहिए, अपने आप को उस पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए। गुड, मनाल ने कहा, और वह दोनों चलती हुई लॉन में रखे हुए बेंच पर आ बैठीं जो स्टूडेंट के लिए रखवाया गया था। वैसे मैंने सुना है बिलाल ने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दी है, अनीका ने पूछा। हाँ, मैंने कल उसे मालूम किया था कि एक जानने वाले की रेफरेंस से उसे एक फर्म में जॉब मिल गई है पार्ट टाइम, मनाल ने कंफर्म किया। अल्लाह उसकी मुश्किलात कम करे, अनीका ने सदके दिल से दुआ मांगी। और सुनाओ अनीका, लाशाना आपी और आमिर कैसे हैं? इतने साल गुजर गए थे, मगर वो खंडर आज भी अपने अंदर हज़ारों भेद लिए हुए था। 22 साल के अरसे में उस खंडर की वहशत और बढ़ गई थी। उस खंडर का वो कमरा जहाँ पहले वो संदूक रखा हुआ था और फयाज को एक कुर्सी के साथ बांधा गया था, उस वक़्त कमरे के नक्शे में थोड़ी सी तब्दीली आ गई थी। दीवारों से मकड़ियों के जाले गायब थे और दीवारें साफ़ सुथरी थी, मगर उनका प्लस्तर बहुत ज़्यादा उखड़ा हुआ था। ज़मीन पर एक बोसीदा सी चटाई बिछी हुई थी और चटाई पर चंद्र की रूह बैठी हुई थी। दूर से चंद्र की रूह को देखकर यह महसूस होता था कि स्याह धुआं एक इंसान की शक्ल में जमा हुआ है। वह धुएं के मरगोले के सिवा कुछ ना था। उस वक्त उसके सामने एक किताब थी जिससे वो एक मंत्र को बार बार पढ़ रहा था। आधा घंटा यूं ही चलता रहा और फिर अचानक चंद्र की रूह को झटके लगने लगे। उसके चेहरे पर दर्द और अजियत के असरात नमूदार हुए थे। उसका धुआं छटे का चंद लम्हात में चंद्र की रूह मुकम्मल तौर पर गायब हो गई थी और वो धुआं कमरे में आसपास फैल गया था, लेकिन उस धुएं से भी आहो बका की आवाज़ें आ रही थीं। यूँ महसूस हो रहा था कि चंद्र की रूह बहुत ही ज़्यादा अजियत में है। काफ़ी देर तक वह धुआं कमरे में चकराता रहा और फिर वो स्याह धुआं दोबारा उस जगह पर जमा होना शुरू हो गया जहाँ चंद्र पहले बैठा हुआ था। वो धुआं एक लकीर की सूरत इख्तियार कर गया और पहले उसने उस किताब के इर्द गिर्द 3 चक्कर लगाए जिससे चंद्र मंत्र देखकर पढ़ रहा था, और फिर वो धुआं दोबारा चंद्र की शक्ल इख्तियार कर गया था। लेकिन इस बार चंद्र के चेहरे पर अजियत ना थी, एक मुस्कुराहट थी, जहरीली मुस्कुराहट। उसने किताब खोली। तिलिस्मी किताब के उन सफ़ात पर लाल रोशनाई थी, मगर चंद्र जानता था कि ये चमगादड़ का खून है। उससे लिखा हुआ था, ए हालात की सताई हुई रूह, तेरी सालों की तपस्या रंग लाई है, तेरे अंदर महान शक्ति आ गई है। अब कोई जिन, आसेब और शैतान, दुनिया की कोई और बदरू तेरा बाल भी बेका नहीं कर सकती। चंद्र की मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। अब वो कमज़ोर ना रहा था और बदले की घड़ी भी आ गई थी। उन 2 बदरूहों से, उस शैतानी भूत जंगाल से।
بلال آج کل عجیب حالات سے گزر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کلاس میٹ انیکا اس کی محبت میں گرفتار ہے، کیونکہ انیکا نے اسے بہت اشارے دیے تھے اور وہ کوئی بچہ نہ تھا، 20 سال کا ایک خوبرو نوجوان تھا۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے باپ طاہر کو کسی نے قتل کروا دیا تھا۔ جب بلال 8 برس کا ہوا تھا تو اس کی ماں سعدیہ نے اسے ساری حقیقت منوان بتا دی تھی کہ اس کا باپ طاہر اپنے کالج ٹائم میں ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کا بھائی اس کی شادی اپنے ہونے والی بیوی کے بھائی سے کروانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کو گھر سے بھاگنا پڑا۔ لیکن بعد میں طاہر کو احساس ہو گیا کہ وہ غلط کر رہا ہے، اس لیے اس نے اس لڑکی کو گھر بھیج دیا۔ سعدیہ نے عالیہ کے بارے میں ایک ایک بات اپنے بیٹے بلال کو بتا دی تھی، اور یہ ساری حقیقت شادی کے شروع میں ہی طاہر نے اسے بتائی تھی۔ پھر جب طاہر اچانک مر گیا تو سعدیہ کو عالیہ پر شک ہوا۔ اس نے اپنے طور پر چھان بین کروائی تو اس کا شک درست ثابت ہوا تھا کہ طاہر کی موت کی ذمہ دار عائلہ ہے۔ تب تک سعدیہ کی گود میں بلال آ چکا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی قاتلہ کو سزا دینا چاہتی تھی، مگر وہ ایک ساحرہ سے الجھ کر اپنے بیٹے کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ممتا کا جذبہ انتقام کے جذبے پر غالب آ گیا تھا اور اس نے سب اپنے خدا پر چھوڑ دیا اور بعد میں اپنے بیٹے کو بتا دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ بلال اپنے باپ کی قاتلہ کو کیفر کردار تک لے جائے، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ عائلہ مر چکی ہے اور اس کی بیٹی بلال کی محبت میں گرفتار ہے۔ بلال بھی اس ساحرہ کی تلاش میں تھا، لیکن وہ یہ نہ جانتا تھا کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس قاتلہ کی بیٹی کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ آپ اپنی میڈیسن ٹائم پر استعمال تو کر رہی ہیں نا؟ ڈاکٹر نے تشویش سے پوچھا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں ہر دوائی باقاعدگی کے ساتھ لے رہی ہوں، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ لاشانہ کے لہجے پر پریشانی عیاں تھی۔ چلیں، اب میں جو آپ کو میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں اسے استعمال کریں، اگر فرق نہ پڑا تو ہم فزیو تھراپی کر لیں، لیکن مس لاشانہ آپ زیادہ سوچا نہ کریں اور نہ ہی اپنے وہم پر فوکس کیا کریں۔ یہ میڈیسن 1 مہینے کی ہے، 1 مہینے بعد آپ نے دوبارہ میرے پاس آنا ہے۔ ڈاکٹر لبنہ نے دوائیوں والا نسخہ لاشانہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ لاشانہ نے ڈاکٹر سے مصافحہ کیا اور باہر نکل آئی۔ جب سے اس کے ماں باپ مرے تھے وہ اور اس کی بہن انیکا فیاض کے دوست عامر کے گھر رہتی تھیں۔ عامر کو محبت میں دھوکہ ملا تھا، جس کی وجہ سے اس نے شادی نہ کی تھی، اور عامر کے ماں باپ بھی بہت پہلے مر چکے تھے۔ عامر انکل نے ان دونوں کو ہی اپنی بیٹی مانا تھا۔ وہ ان دونوں بچیوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ انیکا حال ہی میں کالج سے نکل کر یونیورسٹی میں آ گئی تھی۔ لاشانہ نے گریجویشن کمپلیٹ کر لیا تھا، وہ ایک فرم میں جاب کر رہی تھی۔ عامر انکل کا پراپرٹی بزنس میں نقصان پر نقصان ہو رہا تھا، اور فیاض کا جنرل سٹور جسے وہ سنبھالتے تھے وہ بھی کچھ خاص نہ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے لاشانہ نے جاب کا فیصلہ کیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی عامر انکل کو اسے اجازت دینی پڑی تھی۔ آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے اور چاند کی روشنی نے رات کے اندھیرے کو مات دی ہوئی تھی۔ اس گھر کے مین گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا، ایک زنگ آلود تالا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک عرصہ سے اس گھر کا کسی نے رخ نہیں کیا تھا۔ وہ گلی سنسان تھی۔ ایک دم وہاں سبز رنگ کا دھواں آ گیا۔ وہ دھواں ایک موٹی لکیر تھی جو 1 فٹ لمبی تھی۔ وہ دھواں گیٹ کے اوپر سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ سامنے گھر کا داخلی دروازہ تھا۔ سائڈ پر تھوڑی سی جگہ کچی بھی تھی جہاں اب جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ شاید سالوں پہلے وہاں ایک خوبصورت گارڈن ہوا کرتا تھا۔ وہ دھواں داخلی دروازے کے پاس آ کر رکا۔ داخلی دروازہ اچانک کھل گیا، جیسے کسی کے نادیدہ ہاتھوں نے اس دروازے کو کھولا ہو۔ دھوئیں کی وہ موٹی سی لکیر اندر داخل ہوئی تھی، جہاں لاؤنج میں مٹی کا غبار اور مکڑیوں کے جالے تھے۔ وہ دھواں بائیں طرف مڑا جہاں تہہ خانے کو جاتی ہوئی سیڑھیاں تھیں۔ وہ دھواں ان سیڑھیوں سے نیچے تہہ خانے میں چلا گیا اور تہہ خانے کے وسط میں جا کر اس دھوئیں کی موٹی سی لکیر سیدھی ہو گئی۔ 2 سیکنڈ بعد وہ دھواں آنن فانن چھٹ گیا۔ اب سامنے زنگال کھڑا تھا اپنی پوری ہیبت ناکی کے ساتھ۔ وہ ایک الماری تک آیا۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے، سامنے ایک کتاب تھی۔ اس نے فوراً کتاب کو لیا اور اس کے ورق کو الٹنا شروع کر دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بڑی بے چینی سے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے، اور کچھ لمحات کے بعد اس کی مطلوبہ چیز اس کے سامنے تھی۔
उसने फौरन मंत्र पढ़ा और अपनी उंगली पर फूंक मारी और उंगली दीवार की जानिब की। उसकी उंगली से सब रोशनी निकली थी जो दीवार पर फैल गई और वहाँ एक स्क्रीन बन गई थी। उस स्क्रीन पर बदकिस्मत ऐमन की बेटी लाशाना नज़र आ रही थी। वो साइका ट्रस्ट की क्लिनिक से निकल रही थी और फिर उसने टैक्सी रोकी और टैक्सी में बैठ गई। लेकिन जब वो टैक्सी को रोक रही थी तो उसके पास एक सफ़ेद सा हैवला भी था और जब वो टैक्सी में बैठी तो वो हैवला भी उसके साथ टैक्सी में दाखिल हो गया। उस जिन ने उंगली का इशारा किया तो वो स्क्रीन बुझ गई और अब वो अपने आप से बातें कर रहा था। मैंने पार्वती का बदला उसकी कातिल बेटी से लेना था, मगर ये कौन है ये हैवला जो 22 साल से उसे बचा रहा है? कहीं ये उस मनहूस बदरू चंदर की कारस्तानी तो नहीं, क्योंकि दूसरी 2 बदरूहों को तो उस जिन ने अपनी मौत ने अपने काबू में किया हुआ था। चंदर से या जो भी है, मैं उस हैवले से जान छुड़ा लूँगा और उस लाशाना को उसके बाप के पास पहुँचा दूँगा। उस जिन का लहजा और चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि इस वक्त वो किस कदर गुस्से में है। तुम्हारी लाशाना आपी का क्या हाल है? क्या इस मर्तबा जो मेडिसन वो ले रही है उससे कुछ आफाका हुआ? मनाल को कॉरिडोर से गुजरते हुए पूछ बैठी। बहुत जल्दी ख्याल आया तुम्हें मेरी आपी का, अनीका के लहजे में गिला था। सॉरी यार, तुम्हें तो पता है कि एग्ज़ाम्स हैं, मैं कितना स्ट्रेस में होती हूँ, सर पर कंघी करने का भी होश नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब तुमने 1 हफ्ते से कंघी नहीं की? अनीका के लहजे में बेयकीनी थी, लेकिन मनाल ने हंसकर सर इस बात में हिला दिया। तभी तो मैं सोच रही थी कि इतने दिनों से तुम स्कार्फ सर पर लपेट कर क्यों आ रही हो, अनीका ने कहा और वो दोनों कह का लगा कर हंस पड़ी। मनाल, मैं तुमसे एक मशवरा करना चाह रही थी, अनीका ने कहा। वो दोनों बाहर ग्राउंड में आकर बैठ गई थीं और अनीका के चेहरे पर उलझन फैली हुई थी। बोलो भी, क्या मसला है? मनाल भी अनीका की अचानक बदली हुई हालत देखकर परेशान हो गई थी। यार, बिलाल अगर मुझे प्रपोज नहीं कर सकता तो मैं ही बिलाल से अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। हाँ तो जाओ, बिलाल को बता दो कि तुम उसके लिए क्या महसूस करती हो। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मनाल ने कहा। लेकिन मनाल, मैं एक बात से डरती हूँ, अगर मैं बिलाल से खुद इज़हार मोहब्बत कर दूँ तो पता नहीं वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, अनीका ने परेशानी से कहा। कुछ नहीं होता अनीका, वो तुम्हें गलत नहीं समझेगा। तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, बस इजहार नहीं कर पा रहे। अगर तुमने इब्तिदा कर दी तो गलत बात क्या है? यार, किसी को पसंद करने का हक़ तो हमारा मज़हब भी हमें देता है, और इसमें गलत बात क्या है आखिर? तुम सही कह रही हो, मैं कल बिलाल से बात करूँगी। अनीका की कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि लाशाना आपी का क्या हाल है? मनाल ने पूछा। यार, उनका मसला हल नहीं हो रहा। वो बचपन से कहती आई है कि उन्हें अपने साथ किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। आमिर अंकल ने उन्हें कई डॉक्टर्स को भी दिखाया, मगर उनका वहम जूं का तूं है। अब भी एक साइकाट्रिस्ट के पास जा रही है। यार, कहीं वाकई उनके साथ कोई मसला ना हो, ये महज वहम ना हो, मनाल पुरसोच लहजे में बोली। क्या मतलब है तुम्हारा? अनीका मनाल की बात सुनकर हैरत से बोली। मेरा मतलब है उनके साथ कोई जिन भूत या रूह वगैरह ना तो नहीं। मैं ये नहीं कहती मनाल कि मैं इन चीज़ों से यकीन नहीं रखती, मगर आपी का वहम है ये सिर्फ, और कोई बात नहीं। अनीका ने हतमी लहजे में बात ख़त्म कर दी। उस वीरान खंडर के कमरे में आज भी चंदर की रूह आलती पालती मार कर बैठी हुई थी। उसके सामने दीवार थी जिसके सहारे पर एक नॉर्मल साइज़ का आईना रखा हुआ था। वह रूह बार बार कोई मंत्र पढ़कर उस आईने पर फूंक मार रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद उस आईने के अंदर धुआं सा भर गया, और जब वो धुआं छटा तो वहाँ आईने के अंदर धुएं का एक वजूद सा बना हुआ था। गालिबन वो कोई दूसरी रूह थी। चंदर ने कुछ पढ़कर उस आईने पर फूंक मारी तो वो रूह उस आईने से निकली और बाहर आ गई। बैठ जाओ, चंदर ने कहा और वो बैठ गई। याद है तुम्हें कि 22 साल पहले हमारी पहली मुलाकात इस कमरे में हुई थी? चंदर ने पूछा। हाँ, जानता हूँ, नौवारिद रूह ने कहा। 22 साल कबल मेरी मौत से चंद घंटे पहले जब मैं यहाँ एक कुर्सी के साथ बंधा हुआ था और तुमने मेरी साहिरा बीवी की हकीकत मुझे बताई थी। ज़बरदस्त, तुम्हें याद है? चंदर ने सताइशी अंदाज में कहा।
मुझे भी याद है कि उसके बाद तुम अपनी बीवी के सहर का शिकार होकर मर गए, लेकिन मरने से पहले तुमने अपनी बेटियों को अपने दोस्त के घर छोड़ दिया और अब 22 सालों से तुम्हारी रूह तुम्हारी बेटी लाशाना के आसपास रहती है, लेकिन उस साहिरा की सहर की वजह से उससे बात नहीं कर पाती। बेचारी लाशाना उसे अपना नफ्सियाती मसला समझ रही है कि उसे वहम हो गया है। चंदर की रूह ने उसे तफसील बताई। तुम ये सब कैसे जानती हो और मुझसे क्या चाहती हो? फयाज की रूह हैरान थी। देखो, मैं तुम्हें हर बात साफ साफ बता देता हूँ। बहुत जल्द पार्वती या आलिया, जो तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारी दूसरी बेटी अनीका के ज़रिए वापस आएगी। इस मकसद में जंगाल उसका साथ देगा और वो दोनों मिलकर लाशाना को मार देंगे, क्योंकि लाशाना के बाप यानी तुमने उस साहिरा को मारा था। और उसके बाद वो दोनों शैतान मिलकर खून की होली खेलेंगे। उनके साथ 2 बदरूहें और भी हैं और वो चारों मेरे दुश्मन भी हैं। 22 सालों से मैं अपने आप को उन शैतानों से कैसे बचा रहा हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। लेकिन अब मैं कमज़ोर नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर आने वाली मुश्किलात का सामना करें, क्योंकि मेरी शक्तियाँ मुझे बता रही हैं कि वो साहिरा फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही है। फयाज की रूह हैदर की बातें सुनकर सोच में पड़ गई थी और थोड़ी ही देर बाद उसने कहा, इस सब के बदले मुझे क्या मिलेगा? चंदर की रूह मुस्कुराई। मुझे इस सवाल का इंतज़ार था। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं पार्वती का फैलाया हुआ सहर ख़त्म कर दूंगा। तुम खुलकर अपनी बेटी की हिफाजत कर सकोगे और उसके बाद हम मिलकर उन शैतानों का अंत करेंगे। उसके बाद वापस अपनी आखिरी मंजिल तक लौट जाएंगे। बोलो, मंजूर है? हाँ, मंजूर है।